बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो हम ये कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज कर चुके हुए हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सेपरेट से समझना था, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को अब सेपरेट करेंगे। डिटेल से आपको समझाऊंगी। जैसे भी आपके जो ऑप्शंस सॉल्व वाले होंगे वो सॉल्व करा के फिर मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है क्या कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने जो करेक्ट होगा उसको मार्क कर देना है। अब इसमें जो पहला है वो ऑप्शन है वो क्या है कि द इक्वेशन ऑफ, पहली स्टेटमेंट में द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। अब इसका मतलब ये है कि वो जो आप पहले पढ़ के आए हैं, पॉइंट स्लोप, ऑफ स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, सारी फॉर्म्स पढ़ के आए ना, नॉर्मल फॉर्म, सब फार्मूलाज आपको आते हैं, ऐसे ही है। आप उन फार्मूलाज को आपने याद रखना है, फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो इसमें जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो कौन सी है, वो है सी। यहाँ पे जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसे ये एम एक्स प्लस सी होती है, यहाँ पे सी प्लस एम एक्स लिखी हुई है, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। दो पैरेलल लाइंस की क्या ग्रेडियंट है, हमारे पास क्या होता है m1। पैरेलल का क्या फार्मूला होता है, m1 इज इक्वल टू m2, जबकि परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला होता है m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, यही होता है ना। तो हमने कौन सा देखना है, हमने पैरेलल लाइंस का देखना है। पैरेलल लाइंस का क्या होता है m1 इज इक्वल टू m2। इसमें इक्वल कहाँ पे है, ये पार्ट ए, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर। अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट हो और आंसर -1 आए तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। फोर्थ वाला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P12 एंड Q46 इज। इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला आपको आता है, आपने उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना है। तो PQ है, P क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2, और Q क्या है हमारे पास 4 6, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, x1 y1 x2 y2 ये कंसिडर करके, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही होता है, यही फार्मूला है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस x1 क्या है 1 इसका होल स्क्वायर, इसी तरह प्लस y2 हमारे पास क्या है 6 माइनस y1 क्या है 2, 6 में से 2 निकाले 4 बच गए, प्लस 4 में से 1 निकाले 3, इनके हमने क्या ले लेने, स्क्वायर ले लेने हैं। अच्छा 3 3 टाइम क्या होता है 9, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 का 4 4 टाइम 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएगा। आते हैं इसमें, यहाँ पे कहाँ पे है 5, ये इसका ए वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ तक हमारे पास जो है वो पार्ट 4 भी हो चुका है। फिफ्थ का देखते हैं। फिफ्थ में क्या है कि द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2 4 एंड 6 -2 इज। वो कह रहे हैं मिड पॉइंट जो है वो आपने इसके निकाल लेने हैं, और मिड पॉइंट के जो आपको लाइंस हैं वो भी दी गई हैं, यानी कि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए आंसर निकालना है। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास MXY है, यानी कि मिड पॉइंट X और Y हैं, वो क्या हैं, वो हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही होता है ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो x1 है और y1, ये सारी चीज़ें क्या हैं, x1 हमारे पास क्या है 1, और यहाँ पे देखें कि ये सेकंड जो है वो हमारे पास 2 है, इसी तरह सॉरी ये है हमारे पास ये मिड पॉइंट -2 4 और 6 और -2, ठीक है। तो -2 जो है वो हमारे पास x1 है, x1 क्या है -2, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं -2, आगे x2 क्या है 4, तो ये आ जाएगा +4। इसी तरह यहाँ पे देखें y1 क्या है हमारे पास 6 और ये -2 है, ठीक है। 6 -2 डिवाइडेड बाई 2 भी कर लें, प्लस माइनस -4 में से 2 निकाले, यहाँ पे आ गया
हमारे पास 4 में से 2 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 6 है हमारे पास, तो ये 6 माइनस 2 आ जाएगा। एक में हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और 6 माइनस 2 का क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 टाइम 2, 1 और 2 जो है ना वो इसके आंसर हो गए। तो यहाँ पे 1 और 2 कोई नहीं है, 2 1 इन्होंने लिखा हुआ है तो आप 2 1 कर लें, इसमें कोई मसला नहीं होता, ये आपने इसको मार्क कर लेना है। हमारे 5th पार्ट का आंसर क्या है बी। ठीक है, अब 6 वाले का देखें, अलाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 4 5 इज, वो कह रहे हैं कि इसकी जो आपकी इक्वेशन है वो कैसे बनेगी। ठीक है, अब 6 वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 4 5 क्या है 1 2 और 4 5। अब यहाँ पे आपने कैसे करना है, सेम ऐसे ही आपने जैसे पहले किया था y, अब माइनस और क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या है x1 और y1, x2 और y2। आपने फार्मूला पढ़ा था ना y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू, इसी तरह x माइनस x1 और y माइनस y1 ये आपने पढ़े थे। तो आपने वहाँ से वो फार्मूला उठाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस आपके पास y2 क्या है 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ पे आपके पास y2 क्या है 5 माइनस आगे आपके पास y1 क्या है 2। अब x की तरफ आ जाए, अब x वाले में आपके पास x माइनस x1 क्या है 1, इसी तरह आपके पास x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 1। ऐसे फार्मूला यूज करना है सिर्फ, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल हो गए, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, y माइनस 2 माइनस x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, माइनस 2 और प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएंगे माइनस 1 के। तो ये हमारे पास जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ये y माइनस y1 और y2 माइनस y1। इसी तरह आपने x वाला लिख लेना है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है और इससे आपने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आंसर, y माइनस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। आप देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 कहीं नहीं है, इन्होंने क्या किया ये माइनस एक्स दूसरी साइड पे लेके गए तो इनका आंसर ऐसे आया y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जैसे भी आप इसको लिख लें आपका ये वाला आंसर आ जाएगा जो कि ए वाले में है। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके जो यहाँ पे होंगे ना वो स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सारे आपको आते हैं, आपको पता है कि इसके क्या क्या फार्मूलाज हैं, तो उनसे आपने इसको याद रखना है। यहाँ पे आपके पास जो इसका फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, वो आपके पास कौन सा फार्मूला है y माइनस y1 mx माइनस x1, तो ये जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 8th वाला जो है इसमें क्या है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और वो कह रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप यूज करके इसका आंसर निकालिए। अच्छा जी, निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, इसको लिख लेते हैं माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y को इधर ही रहने देंगे, बाकी सारा कुछ क्या करेंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये 2x इधर जाके माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 6 जो है वो इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए हमने y का आंसर निकालना है ना, तो y का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 को भी दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कट नहीं होता, तो माइनस 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 2, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 2, ये है हमारे पास, ये पहला ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगले पेज पे आ जाते हैं, इसमें क्या है 9 वाला जो है उसमें है हमारे पास x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। ये अच्छा पूछ रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में कौन सी होती है, तो वो आपको पहले से ही पता है, ये आपने याद किया हुआ है, ये जो इसका ऑप्शन है ये करेक्ट है जिसमें कॉज अल्फा और साइन अल्फा आते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है इसका वो क्या है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म का भी फार्मूला आपको आता है सिंपल, यही x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p वाला।
ये तो हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के सारे एमसीक्यूज जिसको हमने डिटेल से सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया है। अब चैप्टर नंबर 8 के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी कर लेते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज को आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वैसे भी आपको पता है ये वाला जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी थी इसके अंदर सारी के सारी, और उस थ्योरी की बेस पे हमने सारे एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना है। फर्स्ट जो इसका है हमारे पास स्टेटमेंट वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। अब हमने इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके अंदर क्या था हमारे पास, वो एक्सपेरिमेंट जो बार बार रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होगा हमारे पास, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर जो हमारे पास रीजन बेस होती है उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। पहले आपको इंडक्टिव बताया, अब आपने कौन सा बताना है, डिडक्टिव। डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, डिडक्टिव के अंदर हम खुद जो है वो कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं, खुद उसके जो फैक्ट्स हैं वो बनाते हैं, तो फिर हमारे पास वो डिडक्टिव रीजनिंग बनती है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे हैं, जनरल कंक्लूजन्स नहीं होते, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट इंडक्टिव के अंदर होते हैं, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर एक्यूरेट, नहीं ऐसा नहीं होता कि कोई इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है वो आप ले लें, नहीं, आपने खुद कंक्लूजन ड्रा करना होता है किसी अच्छे फैक्ट से। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट, नो ये करेक्ट नहीं है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180, नहीं 180 के इक्वल तो नहीं होती, वह इंटीरियर एंगल्स का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर साइड्स प्रॉपर जो है वो आपको मेंशन करके दी जाती है। 22 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट इक्वल टू इररेशनल, यस, वैसे ये रैशनल जो है वो ये हमारे पास क्या है, ये इररेशनल नहीं है, ये है क्या, रैशनल है। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि ये इररेशनल नहीं है, ये रैशनल है, तो ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, नो, आइसोसेलेस के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल के अंदर सारी के सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। लास्ट ये जो 4 है इस पेज पे, फोर्थ है, वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू प्रेजेंट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। जो कह रहे हैं कि आप बताएं कि किस तरह हम इसको अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The stove is burning, the stove is not burning। अच्छा आगे क्या है हमारे पास, the stove is dim, the stove is turned to low heat, it is both burning and not burning। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि इसको बयान करने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा कौन सा है, ठीक है। स्टोव डिम है वो ये बोल रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि स्टोव बर्निंग नहीं कर रहा, वो जल नहीं रहा, या हम कह सकते हैं कि स्टोव जो है वो बहुत ज़्यादा लो हीट दे रहा है। इसी तरह ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग, ना ये जल रहा है और ना ये नहीं जल रहा। अब ये लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है इसकी वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो सी वाली है हम ऐसा कभी नहीं कहते द स्टोव इज टर्न टू लो हीट, हम ये भी नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि चूल्हा जो है वो डिम है, कभी कहा है नहीं, लाइट को कहते हैं कि डिम है। ये द स्टोव इज नॉट बर्निंग हम कहते हैं कि चूल्हा नहीं जल रहा, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि ए वाला है। फिफ्थ वाले की तरफ आते हैं, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू। तो कह रहे हैं कौन सी ऐसी हमारे पास कंजक्शन आपको पता है, दो जिस तरह दो सेंटेंसेस रिलेटेड होते हैं इस तरह दो उन्होंने हमारे पास ट्रू और फॉल्स वाले रखे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कौन से ऐसे हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होंगी अगर दोनों कंजक्ट होंगी, तो दोनों अगर मिलेंगी तो। बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, अगर पी और क्यू दोनों फॉल्स हो तब वो ट्रू होगा, पी और क्यू दोनों ट्रू हो तब वो ट्रू होगा, या फिर क्यू सिर्फ ट्रू होगा या फिर पी सिर्फ ट्रू होगा तब ये ट्रू होगा। आपने ये बताना है कि कब दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं दोनों स्टेटमेंट्स वो ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा, या फिर दोनों फॉल्स होंगी तब ये ट्रू होगा, या फिर सिर्फ क्यू ट्रू होगी तब ये ट्रू होगा, या फिर सिर्फ पी ट्रू होगी ये तब ट्रू होगा। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है पार्ट बी, यानी कि जब ये दोनों ट्रू होंगे तब हमारे पास इसका आंसर ट्रू आएगा।
नेक्स्ट जो 6 है वो है अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली वन। वो कह रहे हैं कि ये कब फॉल्स होगा। एंटेसिडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। अगर एंटेसिडेंट ट्रू होगा और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा, अगर कॉन्सिक्वेंट ट्रू होगा एंटेसिडेंट फॉल्स होगा, या फिर सिर्फ एंटेसिडेंट ट्रू होगा या फिर सिर्फ एंटेसिडेंट फॉल्स होगा, तब उन सूरतों में ये फॉल्स हो सकता है। किन किन सूरतों में ऐसा हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाए, तो वो हमारे पास है इसका पहला ऑप्शन, जब इसका पहला ट्रू हो यानी कि एंटेसिडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो तब हमारे पास ये फॉल्स हो जाता है। 7 जो इसका है वो है कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ क्यू। आगे देखें हमारे पास इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज पी इज। अच्छा, इम्प्लाइज पी होगा कॉन्ट्रापॉजिटिव का, तो हमारे पास इसका आंसर कैसे आएगा, क्यू इज इम्प्लाइज टू नॉट बी। इसी तरह नॉट क्यू इज इम्प्लाइज टू पी। इसी तरह नॉट पी इम्प्लाइज टू नॉट क्यू एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज टू नॉट पी। किस सूरत में ये क्यू इम्प्लाइज करेगा पी पे, तो वो है हमारे पास जब नॉट पी इम्प्लाइज करता है नॉट क्यू को। 8 वाली स्टेटमेंट जो है उसमें हमारे पास क्या है, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कंजक्टर। क्या है, कंजक्टर। हर इंटीजर ग्रेटर देन 2 होता है और जब उसका सम क्या होता है, 2 प्राइम नंबर्स का होता है। ठीक है। द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये थ्योरम है, कंजक्टर है, एक्सियम है या फिर लॉजिक है। तो ये है हमारे पास एक्सियम, यानी कि हमें कोई जो है वो इसका प्रूफ देना पड़ता है। द स्टेटमेंट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज। ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ये है थ्योरम। हम इसको क्या कहेंगे, ये थ्योरम है। अब आपको पता है कंजक्टर, थ्योरम, एक्सियम सब के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा हुआ है आके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब हमारे पास जब प्रॉपर प्रूफ हो तब उसको क्या कहते हैं, अगर प्रॉपर प्रूफ ना हो तो उसको क्या कहते हैं, सब चीज़ें आपने रिवाइज की हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास इन 2 चैप्टर्स के MCQ सॉल्व हो चुके हैं। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा के फिर सारे मार्क्स को सारे ऑप्शन को मार्क किया है। तो यहाँ तक हमारे पास इन दोनों चैप्टर्स के MCQs भी हो गए और इस तरह ये हमारे चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें अब कुछ भी नहीं रहा जो हमारा रह गया हो। तो आज के लिए इतना ही था। जाते जाते सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।